Jai Mata Di all, and welcome to the paper number 7 of CS professional program, and you have 5 options to choose from और आपके सामने इस वक्त ओपन है labor laws and practice, which is the easiest option out of the 5 options. I'll say 550 पेज का मॉड्यूल है. अब कहने के लिए 550 पेज हैं, लेकिन 500 पेज का ही है. 40-50 पेज तो आगे के इंडेक्स में और पीछे के एक्स्ट्रा पेजेस में से ही हट जाते हैं, तो 50 पेजेस माइनस कर दीजिए. 500 पेज का मॉड्यूल है. क्वेश्चन आएंगे आसान आसान, सिंपल सिंपल, सीधे सीधे, घुमाने के लिए कुछ है नहीं. आंसर होंगे आसान आसान. मार्क्स 60, 65, 68, 70 अचीव करना आसान रहेगा इस पेपर के अंदर. और ऊपर से आप ये बुक तो एग्जाम में लेकर जाओगे और साथ में आप मेरी बुक भी एग्जाम में लेकर जाओगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ यू आर चूजिंग दिस पेपर. कहते हैं ना वो ग्रुप पास करने के लिए. अब मैं अगर कंपैरिजन करूं बाकी जो मतलब 5 ऑप्शन है ना आपके पास, तो आपके पास एक ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, देन यू हैव आर्बिट्रेशन, देन यू हैव जीएसटी, देन यू हैव बैंकिंग इंश्योरेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस पेपर, इसके अलावा बाकी 4, उन चारों पेपर में इंस्टीट्यूट खून चूस जाएगा आपका. मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाए जा सकते हैं. बाकी चारों के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी चारों पेपर में इंस्टीट्यूट लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग इतना ऊपर उठा सकता है कि भारी पड़ जाएगा आपको. और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वैसे तो मेरा बहुत फेवरेट है, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के 250 पावर पॉइंट चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स तो मेरे रेडी हैं ऑलरेडी, विच आई विल हैव बीन टीचिंग विद द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग उधर, क्योंकि उधर सीआर के पेपर में भी आपका 50 नंबर का, 40 नंबर का वो है ही, 40 मार्क्स का, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वाइंडिंग अप सरफेसी रिकवरी ऑफ डेट, वो सब मिलाकर मतलब 250 पेज के तो फ्लो चार्ट्स या 250 पावर पॉइंट्स तो फ्लो चार्ट्स मेरे हाथ की बनी हुई हैं. लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, वो ठीक है, करियर के लिए आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जरूर पढ़ो. लॉन्ग टर्म करियर अगर आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बनाना चाहते हो और आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है. आईबीबीआई का एग्जाम देकर मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं. लॉन्ग टर्म मेरी गुड विशेस बिल्कुल आपके साथ हैं. और मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉ फर्म्स में, प्रैक्टिसिंग सीए फर्म्स में, सीएस फर्म्स में, उधर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बहुत काम कर रहे हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आईबीसी का पेपर, आज तक ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जहां पर दिल्ली एनसीएलटी का ऑर्डर कुछ और है, चेन्नई एनसीएलटी का ऑर्डर कुछ और है, और मुंबई एनसीएलटी का ऑर्डर कुछ और है. तीनों एनसीएलटी सेम मैटर पे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास आंसर नहीं है बहुत सारी चीज़ों के, एनसीएलटी के पास आंसर नहीं है, जजेस के पास आंसर नहीं है, एडवोकेट्स के पास आंसर नहीं है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. तो अब उन सबको, और आईसीएसआई के पास ना वो सारा डेटा है, वो सारे डिसाइडेड केसेस हैं. आईसीएसआई के पास बहुत मटेरियल है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का, जो आपके मॉड्यूल में नहीं है. प्रैक्टिकल लाइफ केसेस बहुत हैं आईसीएसआई के पास. आईसीएसआई का तो अपना पूरा मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना रखा है, एक सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी, जो सिर्फ और सिर्फ आईबीसी का काम करती है, जिसमें मेरे स्टूडेंट भी काम करते हैं वहाँ पर. तो मुझे मालूम है यार, वो पूरा दिन उनका रिसर्च सिर्फ आईबीसी के ऊपर होता है. और अगर पूरा रिसर्च ही आईबीसी के ऊपर है, वहाँ से जो निकल कर आएगी ना नॉलेज और क्वेश्चन, केस स्टडीज जो बनाकर देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर ऑफ आईबीसी, केस स्टडी सामने आई और आप भाई एक काम करो, अपना पैकअप करो, जा रहे हैं हम, ये तो केस स्टडी पढ़कर समझ में नहीं आ रही, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो केस है. ऐसे वाला हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आईबीसी नहीं, बाकी चारों पेपर में इंस्टीट्यूट आपको जितना हिलाना चाहेगा हिला सकता है. लेकिन ये पेपर लड्डू है, लॉलीपॉप है आपके सामने जो है पास करने के लिए. और अभी आपको मॉड्यूल दिखाऊंगा और आपको मजा आएगा कि ये तो सर हलवा है. तो अगर मैं ये पेपर आपके सामने खोल रहा हूँ नाउ, जस्ट गोइंग थ्रू द इंडेक्स पार्ट. अब ये देखो, आपको दिखाता हूँ. पास करना है, 65 मार्क्स लेने हैं, 68 मार्क्स लेने, ये है. और साथ में सेल्फ स्टडी करनी है दूसरे पेपर्स की, तो वो सेल्फ स्टडी अपनी नॉलेज के लिए तो आप बाकी सब करो यार. 3 पेपर के तो एग्जाम देने हैं, चौथा पेपर आप उठा लो कोई एक, सेल्फ स्टडी करने के लिए आईबीसी उठा लो. सेल्फ स्टडी करने के लिए और करो ना आईबीसी का 100 नंबर का पूरा सेल्फ स्टडी. और आपने जो पहले कर ही रखा है ग्रुप 2 के अंदर, सॉरी ये जो पेपर नंबर 2 के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, उस नॉलेज को आगे बिल्टअप करो. एग्जाम का पंगा, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पुराने वाले ओल्ड सिलेबस वालों से भी पूछ लो. आईबीसी पहले भी होता था ना ओल्ड सिलेबस में, उनसे पूछ लो. क्वेश्चन नंबर 1 जब पहला आता है, वहीं चारों खाने चित आईबीसी के अंदर. और पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है आईबीसी के पेपर का, ओपन बुक एग्जाम का. उन लोगों से पूछो तकलीफ क्या होती है आईबीसी के पेपर की, तो वो तकलीफ आपको समझ में आ जाएगी. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत पढ़ो चौथा पेपर, अब आपको पेपर ही 3 देने हैं तो चौथा पेपर पढ़ लो यार, सेल्फ स्टडी अपनी नॉलेज के लिए, और करियर भी उसी में बना लेना. और आईबीबीआई का एग्जाम भी दे देना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए. सीएस की डिग्री लेनी है तो इट्स वेरी वेल, क्या बोलूं, ब्यूटीफुल इजी लॉलीपॉप पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखो पहला पहला चैप्टर क्या है, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या आर्टिकल्स में लेबर लॉज के बारे में क्या क्या लिखा है. आर्टिकल 21 लिबर्टी, एंड देन वी से वेल, उसके अलावा आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, मेल हो या फीमेल एम्प्लॉय हो, सबको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए फॉर द सेम जॉब, इक्वल रेमुनरेशन फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. आर्टिकल 16 द इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी जॉब्स हैं. आर्टिकल 21 लिबर्टी. आर्टिकल 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, बेगार नहीं करवा सकते किसी से, बिना किसी वेल सैलरी के काम करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते. मतलब सिंपल है यार, बड़ा सिंपल सिंपल सीधी सीधी चीज़ें हैं, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दैट. उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है. फिर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कुछ घुमाने के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा आसान है. जब वेल आई से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोशिश हो रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो,
उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, साथ में आई से दिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बाद में यूएनओ बनाया गया, यूएनओ फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को यूएनओ के साथ अटैच किया गया। वेल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के से पहले मतलब ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए, वो फेल हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर यूएनओ बना, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जोड़ दी गई। उसके अंदर कौन कौन कितने मेंबर्स होते हैं, इतना आसान सिंपल सिंपल चलता है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रेट क्वेश्चंस स्ट्रेट आंसर्स इन द एग्जाम। और ओपन बुक एग्जाम है, साथ लेकर ही जाना है, घुमाना कुछ है नहीं। और साथ में मैं कहूँगा इंडेक्स याद कर लो पूरा, फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजंस हैं, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए क्या प्रोविजन है, वहाँ पर वर्कर्स की हेल्थ के लिए क्या प्रोविजन है, स्ट्रेट क्वेश्चंस। वहाँ वुमेन एम्प्लॉई है तो रात को काम नहीं करेगी, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेगी। अगर बच्चे काम कर रहे हैं 15 साल से 18 साल की उम्र वाले, जो चाइल्ड लेबर में प्रोहिबिटेड नहीं है, जो 15 ईयर्स एंड अबव हैं और फैक्ट्री में अलाउड है, वो दिन में 5-6 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। स्ट्रेट प्रोविजंस, सीधे प्रोविजंस। अगर फैक्ट्री में हजार्डियस केमिकल यूज होता है, हजार्डियस गैसेस यूज होती हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है कि आपको अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले आपको थोड़ा सा वो वहाँ का सर्वे करवाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई हुई है, कमेटी अप्रूवल लेना होता है। वो साइट अप्रेजल होता है, उसका साइट अप्रेजल कमेटी होती है, तो उसका अप्रूवल लेना होता है। वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स, वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन, फॉर वुमेन, बच्चा जो है एक दिन में डबल शिफ्ट काम नहीं करेगा, एक बच्चा एक दिन में 6 घंटे की एक शिफ्ट में काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में काम नहीं करेगा। मतलब इससे आसान नहीं हो सकता यार कुछ, इट्स सो वेरी इजी। आई से एडोलेसेंट्स का एक सर्टिफिकेट लेकर घूमना होता है अपनी जेब में कि मैं काम करने लायक हूँ, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होता है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। सो स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड आई से स्ट्रेट आंसर्स। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब मेरी फैक्ट्री में 200 परमानेंट वर्कर हैं, लेकिन सीजन है, वो आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बिहार में, छत्तीसगढ़ में कहीं फ़ोन किया एक कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको बोला यार मेरी फैक्ट्री में 6 महीने के लिए ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर भिजवा दो। तो वो जो बिहार में या छत्तीसगढ़ में जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ से 200 लड़के पकड़ के उनको पैक करके उनको ट्रेन में बिठाकर दिल्ली भेजता है, गुड़गांव भेजता है मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रही है। अब उस उसको सैलरी देनी है, तो हर महीने मंथली सैलरी, वो 200 लड़कों की मंथली सैलरी मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर फिर मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में वो अपनी कमीशन काट के वो सैलरी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो जो लड़के आए हैं 200 लड़के, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिनको बोला जा रहा है, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी रहने के लिए और ऑब्वियसली वॉशरूम वगैरह जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, फर्स्ट एड बॉक्स, उन सबको लेकर एक्ट बनाया हुआ है। मतलब सुपर इजी स्ट्रेट क्वेश्चंस। सब एक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, 2-2 मिनट। और क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वही डीएलएफ है, टाटा हाउसिंग है, गोदरेज हाउसिंग है, उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्या प्रोविजन बने हुए हैं, उनके लिए कमिटीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना यार, तो फिर एडवाइजरी कमिटीज़ बनी हुई है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट एडवाइजरी कमेटी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। तो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर, जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं स्पेशली दूसरी स्टेट से आ रहे हैं रहने के लिए, उन इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, ताकि कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो जब उनको वापस भागना होता है, ट्रेन नहीं मिल रही हैं, पैदल जा रहे हैं 500 800 किलोमीटर, उनकी केयर के लिए क्या है, तो वो लॉ बना हुआ है। अब आपके सामने वो लॉ आपको दिख रहा है, जो बेनिफिशियरीज हैं उसके अंदर। स्ट्रेट क्वेश्चंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर चैप्टर को देखकर आपको लगेगा कि सर इसमें क्या है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, देखो ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लैट्रिन्स, यूरिनल्स, अकोमोडेशन, क्रच फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, कैंटीन, इन सबको, इसमें कुछ घुमा नहीं सकते यार। और बुक आप साथ में लेकर जा रहे हो और ओपन बुक एग्जाम है, तो क्वेश्चन ना घुमाकर आने वाला नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन आएगा सीधा, आंसर होगा सीधा, यही दिखा रहा हूँ। माइंस में काम करने वाले मजदूर जो जमीन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए अब क्या फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बात हो रही है। ऑब्वियसली एक सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा चाहिए। ज़मीन के अंदर अगर आयरन और माइन, कोल माइन में काम कर रहे हैं, ऊपर से पानी भर गया अंदर कहीं, मतलब वो माइन बैठ गई, ब्लास्ट हो गया, या अंदर अंडरग्राउंड वाटर लीकेज हो गई, अंदर ही ओशियन बन गया, वहीं डूब के मर गए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो माइंस एक्ट में थोड़ा सा एक लेवल सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। और छोटू सा एक्ट है, आप देखोगे इट इज़ अ वेरी स्मॉल एक्ट, मतलब 20-25 पेज का छोटा सा एक्ट है। उनको जो अंदर माइंड में काम करते हुए डिसीजेज हो जाती हैं, उन डिसीजेज को लेकर बात हो रही है कि किस तरीके की डिसीजेज उनको होती हैं और उसमें उसको क्या कॉम्पनसेशन क्या मिलना चाहिए। एंड देन वर्किंग जर्नलिस्ट, जो न्यूज़पेपर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एक्ट बनाया हुआ है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाले, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए अलग से एक्ट बनाया हुआ, उनकी वेजेस। और इन बेचारों को तो वो डेंजर जोन में भी जाना पड़ता है ना रिपोर्टिंग करने के लिए, यू नो दैट, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए कारगिल भी जाना पड़ेगा, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, और जहाँ कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। तो रिस्क फैक्टर इज हाई, तो उसके हिसाब से इनकी रेमुनरेशन, उनकी वेजेस क्या रहने चाहिए, और इनके वेजेस किस टाइम, मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज होने चाहिए, इनके वेजेस टाइम टू टाइम इंक्रीज होने चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर इनके लिए अलग से स्पेशल लॉ अलग से बना हुआ है। देन वीकली हॉलीडे एक्ट, सिंपल यार, मतलब इससे
आसान चीज़ क्या मिलेगी आपको, 3 पेज का तो चैप्टर है, 2 या 3 पेज का मतलब पूरा एक्ट ही 2 पेज का है कि आपको हर हर हफ्ते में एक वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए। वो संडे हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कहीं मतलब फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा कोई एरिया जहाँ हनुमान जी को बहुत मानते हैं तो चलो भाई ट्यूसडे के ट्यूसडे ऑफ मिलेगा आपको, जाओ अपना हनुमान मंदिर जाओ, अपना हनुमान चालीसा पढ़ो। कहीं किसी एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में, लखनऊ में, तो वहाँ फ्राइडे ऑफ मिलेगा। अगर सब वहाँ पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में सब मुस्लिम है तो जाओ जुम्मे की नमाज़ पढ़ो, तुम्हारा फ्राइडे ऑफ है, संडे को काम करने के लिए आ जाना, वीकली हॉलीडे। मतलब दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, पॉश एक्ट बढ़िया चीज़ है, और पॉश एक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, पॉश एक्ट ओवर देयर, तो यहाँ वेल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, यहाँ पर मैं रुक कर 2 मिनट बात करना चाहूँगा। 2013 से पहले हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम थी, 2013 से पहले जब ये एक्ट नहीं आया था। 1997 में भी केस हुआ, 1996 1997 वो वेल आई से सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया। यहाँ पर केस का नाम नहीं दिख रहा है, बट अ लेडी वर्किंग इन लाइक आशा वर्कर और वेल गोइंग टू द विलेज में जाती है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन है, और वो लेडी विलेज में जाकर वहाँ समझा रही है कि माइनर लड़कियों की शादी मत करवाओ, छोटी बच्चियों की बिलो 18 ईयर्स शादी मत करवाओ। और जो लेडी मिशन पे है और जाती है वहाँ पर उस गांव के लड़के उस लेडी का ग्रुप रेप करते हैं, वेल गैंग रेप करते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज, अब सोच के देखो ट्रेजेडी, वेल गैंग रेप होता है तो उस लड़की को या वो जो लेडी वहाँ गई थी एक सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए कि माइनर लड़कियों की शादी मत करो, समझाने के लिए गई थी, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेल एम्प्लॉई थी वो लड़की जो वहाँ गई थी मिशन में। अब उसी का गैंग रेप हो गया, 21-22 साल की लड़की, और फिर उसमें वो केस मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो एक विशाखा गाइडलाइन आई सुप्रीम कोर्ट की कि सेक्सुअल हरासमेंट किस किस चीज़ को माना जाएगा, और उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बोला 1997 में कि हिंदुस्तान में इसको लेकर लॉ बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कोई लॉ नहीं है टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। 1997 से वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लॉ बनाओ लॉ बनाओ लॉ बनाओ, और हमारी सरकारें जो है वो इतनी क्या बोलूँ यार निकम्मी नालायक, 2013 आ गया लॉ बनाते बनाते, और 2013 में जाकर ये लॉ बना। और सेक्सुअल हरासमेंट में तो ये भी लिखा है ये फिजिकल टच भी जरूरी नहीं है, किसी को आप आंखों से भी घूर कर भी सेक्सुअल हरासमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको भी वो सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है, और उसके लिए भी जेल है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वेल आज से जेल है, फाइन है, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक तो चलो गैंग रेप तो एक्सट्रीम केस हो गया, बट without even touching physically there can be sexual harassment. WhatsApp मैसेज, pornographic मैसेज भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। ऑफिस में काम करने वाली लड़की अपने बॉस को बोलती है कि बॉस ये एसी में मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो जो एम्प्लॉई है जो एसी कंट्रोल करता है उसको बोल के एसी बंद करवा दो, और बॉस उसको बोलता है लड़की को वेल तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, यू कम एंड यू सिट विद मी, यू विल फील हॉट। तो इसके ऊपर ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस बना, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये दिल्ली में ही किसी कंपनी में ये केस हुआ, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और माना गया कि ये एक लाइन बोलना, यू कम एंड सिट विद मी एंड यू विल फील हॉट, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें यार सीखने के लिए, समझने के लिए। और सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ जो काम करने वाली लड़कियां हैं, मतलब जो या फीमेल हैं, वेल वुमेन हैं एट द वर्क प्लेस, उनकी बात नहीं हो रही है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस कर रही है तो उसका भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। कोई स्टूडेंट जो स्कूल में कॉलेज में है उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। कोई वुमेन सिर्फ विजिट करने के लिए गई है किसी ऑफिस में और वहां उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जॉब कर रही हैं जो वुमेन सिर्फ वो इस एक्ट में कवर्ड है, वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। प्लस आई से उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। बॉलीवुड में जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी इस एक्ट में कवर्ड है। मी टू कैंपेन हुआ था। घर में काम करने वाली जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो लड़की घर पे काम करती है आकर और घर में साफ सफाई का काम करती है, उसको भी इस एक्ट में प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस एक्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस में और फैक्ट्री में काम करने वाली जो फीमेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, घर पे काम करने वाली जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है इस एक्ट के अंदर। जो स्पोर्ट्स पर्सन जो लड़कियां हैं, कुश्ती करती हैं, रेसलर हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है, और ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जो लड़कियां हैं सबको ही प्रोटेक्शन मिल रही है। और उसके अलावा अगर कोई लड़की मैं कहूँगा कि वेल टेम्परेरी एम्प्लॉई है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। ऑल टाइप ऑफ वुमेन आर गेटिंग प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। और मैं कहूँगा एयर हॉस्टेस हैं तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल रही है, बिकॉज एयर हॉस्टेसेस के साथ भी एरोप्लेन्स के अंदर बदतमीजी हो जाती है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट चाहे वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉई करे चाहे एम्प्लॉई के अलावा कोई दूसरा आउटसाइडर करे, बट रेमेडी मिलेगी, कॉम्पनसेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसके साथ जेल भी होगी। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। और ऐसा हो सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट बॉस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द सबऑर्डिनेट फीमेल एम्प्लॉई, तो वो भी गलत है, दैट इज देयर। और वो तो सबसे पहले गलत है ही है, लेकिन उसको लेकर पूरा का पूरा एक एक्ट है और साथ में उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए हैं। पहले तो वो हरासमेंट को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कुछ एक सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं लेकिन सीधा सीधा मामला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट इन द एग्जाम, आंसर्स विल बी स्ट्रेट। फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर,
तो हम बोलते हैं बिलो 14 ईयर्स वाले बच्चे, 14 ईयर्स टू 15 ईयर्स वाले बच्चे, 15 टू 18 ईयर्स के बीच वाले बच्चे। वेल वो बच्चा अगर अपने पापा की फैक्ट्री में पापा के साथ काम कर रहा है, छोटा बच्चा है, और नॉन हजार्डियस प्रोसेस में तो दिक्कत नहीं है, मतलब पापा की फैक्ट्री है, पापा अपने हाथ से खुद काम कर रहे हैं, मम्मी पापा खुद कर रहे हैं, घर में ही एक कमरे में फैक्ट्री कह लो या वर्कशॉप कह लो बनाई हुई है, और अपने हाथ से खुद काम कर रहे हैं, और बच्चा जो आता है स्कूल से आता है वापस, और वो बच्चा पहले अपना होमवर्क खत्म करता है, मम्मी पापा के साथ बैठकर काम करता है और सेम काम में हाथ बटाता है, तो उसको गलत नहीं माना गया है। अगर बच्चा अपने स्कूल का काम पूरा कर रहा है, उसके बाद वो सिंगिंग कंपटीशन में या स्टैंड अप कॉमेडियन वाला कोई कंपटीशन है या डांस कंपटीशन में जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको भी गलत नहीं माना गया है। वेल वहाँ पर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहा है, तो वो भी सही है। और हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एडोलेसेंट जिसकी एज 15 ईयर्स या 15 ईयर्स से ज़्यादा है, बिलो 18 ईयर्स है, उसको भी हम फैक्ट्री वगैरह में ले जाते हैं, लेकिन हजार्डियस प्रोसेस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके वर्किंग आवर्स के ऊपर लिमिट है। तो चाइल्ड और एडोलेसेंट, बाकी आपने हिंदुस्तान में चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन देखा होगा, और वो बहुत बुरा है। कहीं किसी ढाबे के ऊपर रेस्टोरेंट में बच्चा झूठे बर्तन उठा रहा है, धो रहा है, और वहाँ उस रेस्टोरेंट का मालिक या जो ढाबे वाला है उस बच्चे को गाली देकर बात कर रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या उसको लात मार के फुटबॉल की तरह ट्रीट कर रहा है। अब बच्चे के साथ और डेली बेसिस पे यही हो रहा है, और डेली बेसिस पे बच्चे की पिटाई भी हो रही है, तो फिर वो बच्चा ना क्रिमिनल माइंड बनेगा, फिर वो इतना हार्ड हो जाएगा ना कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं बदला लूंगा, मैं रिवेंज लूंगा, उस आदमी से नहीं, पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से। आने वाला समाज बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आज से 25 साल के बाद इंडिया, आज से 30 साल के बाद इंडिया 2060 की बात कर रहा हूँ, 2055 2060 की बात कर रहा हूँ, खुशहाल हो और सब लोग अंदर से खुश हों, आज जो छोटे बच्चे हैं ना उन सबकी केयर करनी पड़ेगी, और चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आज के इंडिया में चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो 2055 में वही छोटा बच्चा क्रिमिनल बनेगा, क्राइम करेगा बड़ा होकर, और वो अपना बदला लेगा उस व्यक्ति से भी जिसने उसके साथ गलत किया, और पूरे समाज से। मतलब एक बार वो क्रिमिनल माइंड बन गया ना, क्रिमिनल मेंटालिटी एक बार उसकी डेवलप हो गई, तो वो फिर समाज के लिए ठीक नहीं है। और छोटे बच्चों को अगर प्यार से पाल पोस के बड़ा किया जाएगा, और अच्छे तरीके से फूलों की तरह पाल पोस के बड़ा किया जाएगा, तो मैं कहूँगा समाज आज से 25 साल के बाद का समाज अलग होगा। आज से 25 साल बाद का इंडिया वो एक अलग इंडिया होगा। 2050 का इंडिया, 2050 का इंडिया एक अलग इंडिया होगा, लेकिन 2050 के इंडिया के लिए आज से काम शुरू करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा हमें कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम क्रिमिनल्स क्रिएट करेंगे ढाबे के ऊपर या रेस्टोरेंट्स के अंदर या वेरेवर, और बच्चों को साथ मार पिटाई करके काम करवाएंगे, तो फिर वो हम 2050 का हिंदुस्तान भी खराब कर लेंगे, ये सच्चाई है। देन गोइंग ऑन फर्दर, और आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, फिर अगर बात कर रहे हैं, वेल नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर हैविंग हियर, डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इसमें 4-5 बातें बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, वेल एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस डाउन है कोविड की वजह से या किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर एक झटके से 5,000 एम्प्लॉइज़ को निकाल देता है। एचडीएफसी बैंक ने 11,000 एम्प्लॉइज़ वन शॉट निकाल दिया, बिना किसी गलती के लिए, बिना किसी गलती के, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बिजनेस डाउन था। तो आप देखना, गूगल के ऊपर सर्च करना, एचडीएफसी बैंक ने 11,000 एम्प्लॉइज़ निकाल दिए। स्नैपडील, स्नैपचैट नहीं, स्नैपडील ने 1,000 एम्प्लॉइज़ एक झटके से निकाल दिए। माइक्रोसॉफ्ट ने 18,000 एम्प्लॉइज़ एक झटके से निकाल दिए, बिजनेस डाउन है। एम्प्लॉइज़ की कोई गलती नहीं है, लेकिन रिट्रेंच कर दिया, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक। जब इतने सारे एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा निकाला जा रहा है, रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज़ को बोला कि भाई फैक्ट्री में ना 2 महीने के लिए काम नहीं है, 2 महीने घर बैठो, फिर वापस आना, काम मिलेगा। 2 महीने के लिए ऑफ सीजन चल रहा है, और 2 महीने के लिए घर बिठाया, तो 2 महीने के लिए ले ऑफ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए 2 महीने का। फिर 2 महीने के बाद वापस आएंगे, काम करेंगे, और उनको टर्मिनेट नहीं किया, जॉब को रिट्रेंचमेंट में जॉब टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ले ऑफ में जॉब टर्मिनेट नहीं हुई। 2 महीने के लिए हाथ जोड़कर बोल दिया घर पे बैठो, 2 महीने का ले ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा, 2 महीने के बाद वापस आ जाना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बना रहता है। स्ट्राइक और लॉकआउट की बात करें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, हड़ताल, काम बंद एंड ऑल दैट। तो उसमें स्ट्राइक और लॉकआउट की बात करते हैं, तो फिर क्या कहानी है कि वेल एम्प्लॉइज़ अगर गुस्से में है, हमारी सैलरी बढ़ाओ 10% 20%, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉइज़ स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एम्प्लॉयर अगर गुस्से में है तो वो स्ट्राइक नहीं, वो उसका उल्टा क्या करता है, लॉकआउट। सारे एम्प्लॉइज़ को कहता है फैक्ट्री के बाहर निकलो, और बाहर जाकर सड़क पे बैठो, ओपन ग्राउंड में बैठो, मैं फैक्ट्री का ताला लगा रहा हूँ, अब अगर तुम फैक्ट्री के अंदर आना भी चाहते हो ना, मैं आने नहीं दूंगा। तो लॉकआउट कर दिया। सो आई से दैट इज लॉकआउट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉइज गुस्से में है, स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, एम्प्लॉयर गुस्से में है तो लॉकआउट कर देता है। और झगड़े को सॉल्व करना है तो फिर लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इंडस्ट्रियल, क्योंकि क्वासी कोर्ट है, लेबर कोर्ट में जा सकता है, सेमी कोर्ट है, तो प्रैक्टिसिंग सीएस को ये सब कुछ आना चाहिए। चाहे आप एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओ, चाहे आप एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओ, तो प्रैक्टिसिंग सीएस को भी ये सब कुछ आना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मामला आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। हो सकता है आप लेबर कोर्ट में ना जाओ, आप आर्बिट्रेशन में जाओ, तो आर्बिट्रेशन में
तो फिर और ऐसा भी हो सकता है कि आप ही कल को आर्बिट्रेटर बन सकते हो, मतलब आईसीएसआई का पीएमक्यू कोर्स होता है ना आर्बिट्रेशन का, वो आपने पीएमक्यू कोर्स कर लिया, पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन 2-3 महीने का कोर्स है, और फिर आईसीएसआई के आर्बिट्रेशन सेल में आप बैठे हो और वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज आपके पास आ रहे हैं झगड़ा लेकर, और आप एज आर्बिट्रेटर सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आर्बिट्रेटर इस नतीजे पर पहुंचा है, आप ऑर्डर दे रहे हो जिसको बोलते हैं अवार्ड। आर्बिट्रेटर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा पहले भी, आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी पढ़ा होगा, आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड देता है। स्ट्राइक पीरियड में वेजेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट कहता है बिल्कुल नो। ऑन द टॉप पहली लाइन लिखी है ना सबसे ऊपर ऊपर, स्ट्राइक लीगल है तो भी वेजेस नहीं मिलेंगी, स्ट्राइक इलीगल है तो भी वेजेस नहीं मिलेंगी, और अगर स्ट्राइक जस्टिफाइड है तो भी नहीं मिलेंगी, अनजस्टिफाइड है तो भी नहीं मिलेंगी। नो वर्क नो वेजेस, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीएस केला वाला केस है। और चीजें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, वर्कर्स क्या गलत काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर क्या गलत काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर वर्कर्स को कह रहा है फैक्ट्री का काम मत करो मेरे घर का काम करो, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। या बेवजह किसी एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी है, उसकी जो पोजीशन है उसको डिमोट कर दिया है नीचे, प्रमोट करने के बजाय प्रमोट का उल्टा डिमोट कर दिया है। एम्प्लॉयज़ गलत काम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के साथ फिजिकल हिटिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा रहे हैं, वो तो ज़्यादा हो गया, चप्पल उतार के अपने मुंह से मैनेजिंग डायरेक्टर के मुंह पे मार रहे हैं, मतलब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है यार। तो एम्प्लॉयज़ भी ऐसे काम करते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड मानेसर गुड़गांव, उनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ ने बवाल कर दिया और वहाँ पर कोई फाइनेंस मैनेजर था, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, फैक्ट्री के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा रहे हैं फैक्ट्री के एक हिस्से में। तो मारुति में ये हुआ, मारुति सुजुकी के अंदर गुड़गांव, गूगल पे सर्च करना मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। मैनेजिंग डायरेक्टर के घर जाकर उसके घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वहाँ पर पत्थर मार मार के तोड़ रहे हैं, शीशे के जो अंदर उसकी फैमिली है उसको डैमेज हो सकता है, एमडी की फैमिली को। एमडी को फैक्ट्री के अंदर ही घेराव करके फैक्ट्री के अंदर एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और उसके सारे वो फ़ोन वगैरह उसके सेल फोन छीन लिए, और वो कमरे में बंद है 3 दिन 4 दिन से, ना उसको खाने के लिए दिया, ना उसको बाहर यूरिन वगैरह और वॉशरूम जाने दिया, वो उसी कमरे में बंद है बेचारा 3-4 दिन से। क्या हालत हुई होगी, घेराव कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पर्पस क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पर्पस क्या है कि आपस में डिस्प्यूट हो ही ना, स्ट्राइक हो ही ना, लॉकआउट हो ही ना, और अगर हो तो फिर वो लेबर कोर्ट में जाकर फटाफट सॉल्व कर लो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, नेशनल ट्रिब्यूनल में जाकर फटाफट सॉल्व कर लो। दैट इज द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, यहाँ पर पहली चीज़ ये बोलते हैं कि एम्प्लॉई को जॉब ज्वाइन करने से पहले बता दो कि उसकी मिनिमम उसको वेजेस कितनी मिलेंगी, बाद में उन वेजेस को कम नहीं करना, और कोशिश करनी है कि एक इंडस्ट्री में जितने एम्प्लॉयर हैं सब लोग एक जैसी वेज दें एम्प्लॉइज़ को, एक जैसी वेज। अब सीमेंट इंडस्ट्री है तो एसीसी सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आई से इंडिया सीमेंट एंड सो ऑन, बहुत सारी सीमेंट कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया। इन सबको क्या करना चाहिए, अपने यहाँ काम करने वाले सेम लेवल के एम्प्लॉइज की सैलरी सबको सेम रखनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज के दिमाग में अनरेस्ट ना हो कि एक जगह जॉब छोड़ो दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करो, फिर दूसरी जगह छोड़ो तीसरी जगह ज्वाइन करो, ये नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। सो दिस इज व्हेन वी से इज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 टॉकिंग अबाउट दैट। ट्रेड यूनियन एक्ट, सारे 500-600 एम्प्लॉइज फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो आपस में एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास रजिस्टर करवा लेते हैं, और जितने भी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन हैं, मतलब बनाने का पर्पस क्या है कि फिर वो आपस में इलेक्शन करेंगे, एक प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन बनेगा, या सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेजरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। 500-600 वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं या 1000 वर्कर, तो मिलकर ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो उन्होंने चुने हैं आपस में इलेक्शन करके, वो लोग झंडे उठाकर, जब हड़ताल करनी होती है ना, सबसे आगे कौन चलेगा, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये सब लोग आगे चलेंगे, जो 5-6 इलेक्टेड लोग हैं, ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। और एम्प्लॉयर से जो बैठकर बातचीत करनी है, नेगोशिएट करना है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो उसके लिए उन्होंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुना है और इसको रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास रजिस्टर करवाया है। और ट्रेड यूनियन में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, एक जनरल फंड बनाते हैं, एक पॉलिटिकल फंड बनाते हैं। जनरल फंड में कंट्रीब्यूशन देना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी, वो चाहे वो 5 रुपीज़ पर एनम हो, 10 रुपीज़ पर एनम हो, 20 रुपीज़ पर एनम हो, पैसा डालते हैं, क्योंकि कल को हड़ताल करनी है, झंडे बनाने हैं, बैनर बनाने हैं, पोस्टर बनाने हैं, मार्च करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो जनरल फंड में डालते हैं। और एक पॉलिटिकल फंड होता है पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए। अब उसमें मर्जी होती है, ऑप्शनल होता है, अगर कोई मेंबर बीच में पॉलिटिकल फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहे ट्रेड यूनियन का तो दे, ना देना चाहे ना दे, और अगर देंगे तो फिर वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग सपोर्ट करके कल को उनको भी बोल सकते हैं ना कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन जीत कर आप आओगे तो आप हमें सपोर्ट करना, तो वो है, वो सिस्टम भी है इसके अंदर। तो दिस इज अबाउट, और मैं कहूँगा एम्प्लॉयर्स भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, एम्प्लॉइज भी बना सकते हैं, दोनों को अलाउड है। एम्प्लॉइज अपनी ट्रेड यूनियन अलग बना रहे हैं, एम्प्लॉयर अपनी ट्रेड यूनियन अलग बना रहे हैं, आपस में बैठकर नेगोशिएट करने के लिए, दैट इज द पर्पस। और एक लाइन में यहाँ पर बोलूँगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो 500 वर्कर इकट्ठे होकर बना रहे हैं तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, दैट इज देयर। Then law of wages, and this is the payment of wages act 1936। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में कुल मिलाकर यहाँ पर दो बातें हैं बेसिकली। एक तो ये है कि टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए,
मंथ खत्म होने के बाद विद इन 7 डेज और विद इन 10 डेज। अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 या उससे कम है तो विद इन 7 डेज, 1000 से ज्यादा है तो विद इन 10 डेज। दूसरा पॉइंट यह है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट मेक अनऑथराइज्ड डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस। वेजेस देते समय, एम्प्लॉयर वेजेस पे करते समय अनऑथराइज्ड डिडक्शंस नहीं करेगा। ऑथराइज्ड डिडक्शंस कर सकता है। ऑथराइज्ड डिडक्शंस की एक लिस्ट दी हुई है एक्ट के अंदर, वही डिडक्शन करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। सिर्फ दो ही बातें हैं। नंबर 1 कि वेजेस जो है वो टाइमली पे हो जाए मंथ खत्म होने के बाद विद इन 7 डेज 10 डेज, और दूसरी चीज है कि एम्प्लॉयर कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस नहीं करेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये क्या कहानी है भाई? 19 ये अगर आप देखो एक्ट्स ना बड़े ऐतिहासिक है। 1948 का एक्ट है, 1936 का एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने के लॉ हैं। 1936 और फिर ये आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट। अब ये मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या है? एक मिनिमम वेज सबको मिलनी चाहिए। स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, 3 कैटेगरीज हैं, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर। और एजुकेशन वाइज या बात कर रहे हैं मतलब जो भी उनको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसके हिसाब से हर किसी को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, ताकि आराम से पेट भरकर खाना भी खा सके, और सिर्फ खाना नहीं, मतलब अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वो जो बोलते हैं, प्लस अपने बच्चों की स्कूल की एजुकेशन की फीस आराम से दे सके, मेडिकल एक्सपेंस आराम से बियर कर सके, सबकी जो इंश्योरेंस करवानी है वो इंश्योरेंस भी आराम से कर सके। मतलब पर्पस तो ये एक्ट का कि खाना पीना भी हो जाए, प्लस स्कूल एजुकेशन भी कंफर्टेबल हो जाए, प्लस मेडिकल एक्सपेंस भी हो जाए, प्लस जो भी इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो भी आराम से हो जाए। तो इतना वेज तो सबको मिलना ही चाहिए। और सरकार के पास हक है, स्टेट गवर्नमेंट को मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के पास हक है कि टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस का लेवल बढ़ाते जाओ। और उससे क्या होगा, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन जो सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर हैं, जो फैक्ट्री का ओनर है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। और ये बोला गया है लॉ में, तो ये लिखा है कि 5 साल में एक बार तो सैलरी बढ़ानी है। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि 5 साल में, मतलब हर 5 साल के गैप पर एक बार सैलरी बढ़नी है। मैक्सिमम गैप इज 5 ईयर्स, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऐसी भी हैं जो 6 महीने में, 1 साल में सैलरी हर साल बढ़ाती जाती हैं। और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर हर साल नोटिफिकेशन आती है इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द स्टेट। तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन अलग लाती है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन अलग लाती है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन अलग लाती है। तो हर साल वो एक नोटिफिकेशन आ जाती है। कुछ गवर्नमेंट्स 2 साल 3 साल में बढ़ा रही हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 साल है, मैक्सिमम इज 5 ईयर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 साल का गैप आ गया और 6 साल पहले वेजेस फिक्स की थी और 6 साल के बाद उसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि आज वेज इंक्रीज की है तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इंक्रीज कर रहे हैं, या विद इन 5 ईयर्स कभी भी नोटिफिकेशन देकर फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन गैप 5 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, 5 साल से कम कितना भी हो सकता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट उसको लेकर है। इसमें अच्छा फिर तरीके हैं, मेथड्स हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में। वो मेथड्स में मैं अभी इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा यहाँ पर कि व्हाट आर द वेरियस, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेस। ये जो वेजेस रिवाइज किए जाते हैं अपवर्ड, इसके 2 मेथड्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग दैट राइट नाउ। और उसके अलावा फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। अब 2 लाइनों में अगर यहाँ पर बात करूँ, every employee who is having a salary of 21,000 rupees or less per month, 21,000 per month or less, वो as per bonus act 1965 उसको बोनस मिलना चाहिए, उसकी एंटाइटलमेंट है। और कितना बोनस मिलना चाहिए? मिनिमम 8.33% ऑफ द वेजेस रिसीव्ड इन 1 ईयर, मैक्सिमम 20% ऑफ द एग्रीगेट वेजेस रिसीव्ड इन 1 ईयर। मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम 20%। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, सेट ऑन सेट ऑफ, टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान पॉइंट है। टेक्निकल सेट ऑन है, सेट ऑफ है, वो सब कुछ आएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और कब सेट ऑन होता है, कब सेट ऑफ होता है, वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, वो मैं अभी समझा नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम सैलरी 21,000 पर मंथ और लेस वो बोनस का हकदार है एज पर द एक्ट। प्लस मिनिमम बोनस कितना मिलेगा? मिनिमम बोनस 8.33% ऑफ द वेजेस रिसीव्ड इन 1 फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट वेजेस। और मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा? मैक्सिमम 20% ऑफ द वेजेस रिसीव्ड इन एग्रीगेट इन 1 ईयर, उस मतलब दैट इज देयर। और इसको सिंपल वर्ड्स में तो हम ये बोलते हैं, मिनिमम 8.33% का मतलब ये हो जाता है 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर किसी ने पूरा 1 साल काम किया है, 12 महीने सैलरी ली है, तो फिर काम करेगा 12 महीने, लेकिन उसको सैलरी मिलेगी 13 महीने की, 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी, विच इज मिनिमम बोनस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन सब में नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग द एक्सेप्शंस ऑफ दैट एट दिस मोमेंट। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। अगर एक मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय एक जैसा काम करते हैं कंपनी के अंदर, इक्वल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल स्किल रिक्वायर्ड, इक्वल टाइप ऑफ वर्क और सिमिलर वर्क, तो हम कहते हैं देन द सेम पे फॉर द सिमिलर वर्क, वेल आई से, और यू कैन से सिमिलर पे फॉर द वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर। तो मेल और फीमेल एम्प्लॉइज में इस बात पे भेदभाव नहीं हो सकता कि मेल है, मैन है तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी और वुमेन है तो सैलरी कम मिलेगी, ये भेदभाव करना अलाउड नहीं है। और कोई करता है एम्प्लॉयर तो फिर जेल है, फाइन है, वो सब कुछ एक्ट में दिया हुआ है। बहुत ही छोटू सा एक्ट, बहुत ही सिंपल एक्ट। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट। एम्प्लॉय, यहाँ पर 2 बातें सुन लीजिएगा। एम्प्लॉय की डेथ हो गई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
या फिर ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में काम करते हुए डेथ हो गई, या फिर घर से फैक्ट्री आते हुए, फैक्ट्री से घर जाते हुए भी रास्ते में अगर डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ, एम्प्लॉयर शेल पे द कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय घूमने फिरने के लिए कहीं गया हुआ है, वेल आई से लेट्स से शिमला और कुल्लू मनाली और मंडी चंबा, और लैंडस्लाइड में निकल गया भाई, तो फिर एम्प्लॉयर विल नॉट पे कॉम्पनसेशन इन दैट केस। तो डेथ हुई है आइदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करते हुए डेथ हुई है इनसाइड द फैक्ट्री, या फिर घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर आते जाते रास्ते में डेथ हुई है, तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर ने कहीं फैक्ट्री के बाहर काम पर भेजा और वहां डेथ हो गई, इंजरी हो गई, तो भी एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन देगा। एक तो डेथ के केस में होती है, एक होती है टेम्परेरी डिसेबलमेंट, एक होती है परमानेंट डिसेबलमेंट, और एक होती है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट डिसेबलमेंट की, यहाँ बड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर। डिसेबलमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो डिसेबलमेंट कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि डिसेबलमेंट किसको बोलते हैं, अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हो गया। फिजिकल डिसेबलमेंट से मतलब नहीं है, इंजरी से मतलब नहीं है। अगर एम्प्लॉय को ऐसी डिसेबलमेंट हुई है जिसमें उसकी जीरो अर्निंग कैपेसिटी हो गई है, तो जीरो अर्निंग कैपेसिटी का मतलब उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि मान लो कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है, पास में धमाका हुआ तो उसके दोनों कानों के पर्दे उड़ गए, हाथ बिल्कुल सही है, पैर बिल्कुल ठीक है, आंखें बिल्कुल ठीक हैं, देखने में बिल्कुल भला चंगा है, लेकिन सुनाई देना बिल्कुल जीरो हो गया है, इसको बोलेंगे जीरो अर्निंग कैपेसिटी हो गई उसकी। अब वो किसी काम का नहीं रहा, किसी फैक्ट्री में कहीं काम ही नहीं कर सकता, और किसी के साथ बैठकर काम नहीं कर सकता, किसी की बात उसको सुनाई देती नहीं है। तो इस केस में हाथ बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो भी कहेंगे जीरो अर्निंग कैपेसिटी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का कॉम्पनसेशन मिलेगा उसको। एक हाथ कट गया और अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है परमानेंटली, तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई है। छोटी मोटी चोट लगी है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुई है, तो वो एक टेम्परेरी डिसेबलमेंट एक अलग चीज़ है। सो वेल एक उंगली का एक पार्ट यहाँ से आगे से कट गया मशीन में जाकर, छोटा सा पार्ट, वेल ओनली 2 mm 3 mm 4 mm, तो उसका भी छोटा मोटा कॉम्पनसेशन मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर बोलते हैं, डेथ हुई है ना, कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अगर किसी की बुढ़ापे में डेथ हो रही है एट द एज ऑफ 57 58 ईयर्स, तो कॉम्पनसेशन कम मिलेगा। उसका वर्किंग टाइम 1 साल 2 साल बचा था रिटायरमेंट का, एट द एज ऑफ 56 57 ईयर्स डेथ हुई है। अगर किसी की डेथ, एम्प्लॉय की मशीन में आकर डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 21 ईयर्स 22 ईयर्स, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स काफ़ी ज़्यादा बाकी थे, तो जो फैमिली को मिलेगा। और चीज़ें भी हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोले तो, हाँ जी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का क्या मतलब, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से कोई बीमारी हो जाती है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो वहाँ पर कुछ ऐसी पॉइजनस फ्यूम्स हैं जो अंदर जाती हैं तो लंग्स को खराब कर देती हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो उसके लिए भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें, अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता इसके अंदर, बट देर आर सो मेनी थिंग्स। आसान है। ESI एक्ट, सिंपल ESI एक्ट 1948 कहता है ESI हॉस्पिटल हैं, ESI डिस्पेंसरीज हैं, और 4-5 लाइनों में ध्यान से सुन लीजिएगा। एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से 0.75% ऑफ द सैलरी हर महीने काट लेगा। एम्प्लॉयर अपनी जेब से कुछ 3.25% हर महीने ऊपर से डाल देगा। 3.25% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, 4% 4.25% करके हर महीने एम्प्लॉयर मंथ खत्म होने के बाद विद इन 15 डेज एम्प्लॉय, वेल ESI कॉर्पोरेशन के पास, जो स्टेट में ESI कॉर्पोरेशन होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, वो पैसे जमा करवा देगा। अगर एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो हर एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज कवर्ड हैं एक्ट के अंदर, उन सबके साथ, कि उनकी सैलरी से हर महीने एक 0.75% काट लेता है, एक अमाउंट अपनी तरफ से डाल देता है, और फिर जमा करके ESI कॉर्पोरेशन के पास जमा करवा देते हैं। वहाँ से एक ESI कार्ड मिलता है एम्प्लॉय को, ESI कार्ड मिलता है, और उस ESI कार्ड की वजह से उसको क्या बेनिफिट होता है, कल को अगर वो बीमार हो जाता है तो ESI हॉस्पिटल में, ESI डिस्पेंसरी में फ्री इलाज करवा सकता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनकर भी, और अंदर जाकर एडमिट होकर भी करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के लिए हर महीने उसकी सैलरी में से 0.75% डिडक्ट किया जा रहा है। प्लस उसके अलावा उसको सिकनेस बेनिफिट मिलता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट। अगर हाथ कट गया है, डिसेबलमेंट हो गई है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलेगा। अगर बीमारी की वजह से काम पे नहीं जा पा रहा है, तो हर महीने मंथली एक अमाउंट मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट तो जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ मेडिकल बेनिफिट इन द ESI हॉस्पिटल, ESI डिस्पेंसरी तो मिल रहा है, उसके साथ साथ सिकनेस बेनिफिट और मिलेगा। और वो सिकनेस बेनिफिट में क्या रहेगा, वेल हर महीने एक मंथली उसको अमाउंट मिलेगा, जिससे उसके घर की दाल रोटी चलती रहेगी। अगर एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई है तो मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा, और अगर एम्प्लॉई की डेथ हो गई है तो जो बच्चे हैं ऑर्फनेज बेनिफिट भी मिलेगा उनको, ऑर्फन बेनिफिट भी मिल जाएगा, प्लस फ्यूनरल एक्सपेंस तक ESI कॉर्पोरेशन से मिलेगा, फ्यूनरल एक्सपेंस भी ESI कॉर्पोरेशन बियर करेगी। तो ये सब कुछ एम्प्लॉई को बदले में मिल रहा है ESI एक्ट के अंडर, दैट इज देयर। फिर आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। तो इसमें तीन मेन बेनिफिट हैं एम्प्लॉइज को। मोटा मोटा बात करूं तो मैं कहूंगा कि एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस डिडक्ट कर लेगा, और फिर एम्प्लॉय की सैलरी से जितना अमाउंट डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर उतना ही अमाउंट अपनी पॉकेट से डालकर उस पैसे को डबल करेगा। तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस
एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया, 12% अपनी तरफ से डाला, टोटल हो गया 24%, और जमा करवा देंगे सेंट्रल बोर्ड के पास, सेंट्रल बोर्ड इन द प्रोविडेंट फंड एक्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जमा करवा देंगे, और हर महीने ऐसे करते रहेंगे। और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे एक लमसम मोटा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉय को, और हर महीने फिर मंथली पेंशन मिला करेगी, बुढ़ापे में दाल रोटी का गुजारा रहेगा। और इसके अलावा एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम और भी है, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट देयर इज वन मोर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो ओवर देयर। तो ये बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। देन ग्रेचुटी एक्ट, हर वो एम्प्लॉय जिसने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए काम किया है, जॉब की है, तो एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 वो ग्रेचुटी का हकदार है। और अगर कोई बुढ़ापे में रिटायर हो रहा है तो भी है, ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 58 ईयर्स और 60 ईयर्स अगर रिटायर हो रहा है तो भी है। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जा रहा है तो वो भी है, बस उसने 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए जॉब की हो। हाँ, अगर किसी की डेथ हो गई 5 साल से पहले, 4 साल में ही डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को ग्रेचुटी मिल जाएगी। और ग्रेचुटी क्या है? एम्प्लॉयर इज शोइंग अ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस टू द एम्प्लॉय कि भाई तुमने बहुत मेहनत की मेरे लिए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी कंपनी के लिए। मैं तुम्हें जो सैलरी दे रहा था वो अपनी जगह है, लेकिन तुमने इतना काम किया मेरे लिए, तो मैं तुम्हें जाते जाते थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और थैंक यू सिर्फ बोल के नहीं, ये पकड़ो 10 लाख रुपए का चेक, 20 लाख रुपए का चेक, तो वो कैश में, हाँ, थैंक यू इन कैश, तो वो ग्रेचुटी है, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, एंड दिस इज व्हाट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज ऑल अबाउट। बाकी इसमें कुछ खतरनाक यहाँ पर है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस हैं। एम्प्लॉय की डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कॉन्टिन्यूअस सर्विस क्या होती है, और 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस है या उससे ज़्यादा की तो ही ग्रेचुटी के आप हकदार हैं, वरना नहीं है। बाकी और चीज़ें भी हैं कि ग्रेचुटी किसको पेबल है, और अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना होता है, और वो ये होता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो ग्रेचुटी का पैसा मेरे नॉमिनी को दिया जाए। जिसके पास फैमिली है, जिसके पास फैमिली नहीं है वो दुनिया में किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, लेकिन नॉमिनी बनाने के बाद फैमिली एक्वायर कर लेता है तो फिर चेंज करना पड़ता है नॉमिनेशन। नॉमिनी उसी को बनाइए फिर जो आपका फैमिली मेंबर है, दैट इज देयर। तो वो सारी चीज़ें, और पेमेंट कैसे होगी और पेमेंट कितने टाइम में होगी रिटायर होने के बाद, अगर उतने टाइम में नहीं हुआ तो फिर एम्प्लॉयर को ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेचुटी को लेकर झगड़ा हो गया तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे झगड़ा लेकर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, मज़ेदार है, आसान है। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अगर बात करते हैं, ओनली फॉर फीमेल एम्प्लॉइज, नॉट फॉर मेल एम्प्लॉइज ऑब्वियसली। और मुझे कभी कभी लगता है मेल एम्प्लॉइज के लिए भी पैटर्निटी बेनिफिट एक्ट होना चाहिए, लेकिन है नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या बोलता है यहाँ पर कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये है कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, 6 months फुल लीव, मैटरनिटी लीव मिलेगी विद फुल वेजेस, विद फुल रिस्पेक्ट, फुल डिग्निटी के साथ। तो और कोई भी एम्प्लॉयर फीमेल एम्प्लॉय को उस 6 महीने में जॉब से निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता, और काम नहीं दे सकता ड्यूरिंग दैट 6 months मैटरनिटी बेनिफिट, जब उसको मैटरनिटी लीव पे है फीमेल एम्प्लॉय। सो और कोई फीमेल एम्प्लॉय जो है वो मैटरनिटी लीव में काम मांगती भी नहीं है और मांग सकती भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है। इसके अलावा अगर थर्ड चाइल्ड है तो फिर 6 months लीव नहीं मिलेगी, 3 months लीव मिलेगी। तो वो लीव वीक्स में बात करते हैं हम, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड 26 वीक्स, एंड थर्ड चाइल्ड फोर्थ चाइल्ड ऑनवर्ड दैट इज 12 वीक्स मैटरनिटी लीव मिलेगी विद फुल वेजेस एंड फुल बेनिफिट्स। और उसके अलावा और चीज़ें भी हैं। मैटरनिटी लीव लेने के लिए पहले प्री कंडीशंस क्या हैं, वो प्री कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। मैटरनिटी लीव जब शुरू होती है उससे पहले फीमेल एम्प्लॉय कैन रिक्वेस्ट टू द एम्प्लॉयर कि मुझे कोई हैवी काम, कुछ भी भारी उठाने के लिए नहीं देना, तो एम्प्लॉयर को मानना पड़ेगा, दैट इज देयर। मिस कैरेज भी हो जाता है तो भी मैटरनिटी लीव का पूरा बेनिफिट मिलता ही है, इवन इन द केस ऑफ मिस कैरेज, और एबॉर्शन भी है तो भी बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा अगर बच्चा अडॉप्ट किया है तो भी मैटरनिटी लीव की फैसिलिटी है, और सरोगेट चाइल्ड है, दैट योर ओन चाइल्ड इज इन द वॉर्म ऑफ सम अदर लेडी एंड देन यू टेक बैक, तो भी मैटरनिटी लीव मिलती है। और कितनी कितनी मिलती है, कब से मिलती है, वो सब बीच में यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में दिया गया है। सो वेल आई से आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट। और क्वेश्चंस के बारे में फिर से बोलूंगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस सीधे, स्ट्रेट क्वेश्चंस, स्ट्रेट आंसर्स, बाकी चारों ऑप्शंस की तरह नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन से हैं? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक वो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज में काम कर रहे हैं, वेल ऑब्वियसली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, रिलायंस पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं, वो सब तो ऑर्गेनाइज हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, शॉप्स पे काम कर रहे हैं, शोरूम्स में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हो रहा है, सो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली अलग से एक्ट बनाया गया है। फिर एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी चैप्टर, कि जो छोटी एस्टैब्लिशमेंट्स है, वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स, जहाँ पर 9 और लेस देन 9 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्टर मेंटेनेंस बहुत कम कर दिया गया है। वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 9 और लेस देन 9 वर्कर्स। और फिर एक स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है 10 to 40 वर्कर्स, तो उनके लिए थोड़ा सा एक रजिस्टर बढ़ा दिया गया है। और उनको बोला गया कि बहुत सारे 16-17 एक्ट्स हैं, 16 और 17 एक्ट्स की एक लिस्ट दे दी गई है
कि उसमें आपको रजिस्टर और रिटर्न्स मेंटेन नहीं करने होंगे, रजिस्टर मेंटेन नहीं करने होंगे, और 16 या 17 एक्ट्स की लिस्ट में जो अलग अलग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल रिटर्न्स होती हैं वो सारी फाइल नहीं करनी होंगी। आपको एक बड़ी एग्जम्पशन मिलेगी, बहुत 16-17 एक्ट्स में आपको ना तो कोई रजिस्टर मेंटेन करना होगा और ना ही आपको कोई रिटर्न फाइल करनी होगी, अगर आपकी वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है या स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है। वेरी स्मॉल 9 और लेस देन 9 वर्कर्स, स्मॉल 10 to 40 वर्कर्स, दैट इज देयर। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लेबर कोड्स, जो नए लेबर कोड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं। कोड ऑफ वेजेस 2019 का इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इंट्रोडक्शन है 15-20 पेज में। एंड देन वी आर हैविंग कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी, देन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये कोड्स पुराने वाले लेबर लॉज में कौन कौन से लेबर लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं, कौन कौन से लेबर लॉज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नए कोड्स आए हैं, वेल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 और कोड ऑफ वेजेस 2019, ये 3 कोड नए आए हैं। और ये जो 3 नए कोड आए हैं लेबर कोड्स में, ये पुराने वाले कौन से वाले लेबर लॉज को रिप्लेस करेंगे, कौन से वाले लेबर लॉज को रिप्लेस नहीं करेंगे, और कौन से वाले लेबर लॉज को मॉडिफाई करेंगे, कौन से वाले लेबर लॉज का मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर आगे आते हैं तो एक ऑडिट की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ICSI तो दिलो जान से चाहता है कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज का ऑडिट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के ऑडिट की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कहानी है कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो जो जाकर फैक्ट्री में चेक करे कि सारे लेबर लॉज कंप्लाई हो रहे हैं। अभी ये मैंडेटरी नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर को रिप्रेजेंटेशन दी है, इसको मैंडेटरी बनाओ, और ये ऑडिट करने का हक सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को नहीं होना चाहिए, एडवोकेट्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कोर्स करिकुलम में ये पेपर नहीं है इतना डिटेल में। अगर थोड़ा बहुत लेबर लॉज है भी, कहीं थोड़ा बहुत है तो बहुत ही थोड़ा है, जितना हम पढ़ रहे हैं इतना लेबर लॉज तो किसी कोर्स करिकुलम में है ही नहीं। तो ये ऑडिट करने का हक, अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, ये सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज ऑडिट। ये राइट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग CS का होना चाहिए। इससे 3 लोगों को फायदा होगा। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं कहूँगा मिनिस्ट्री को फायदा है, जब लेबर ऑडिट की फाइलिंग होगी तो फाइलिंग फीस होगी, मिनिस्ट्री को पैसा मिलेगा, मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में भी पैसा आएगा। लेबर ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी हर साल तो फाइलिंग फीस मिनिस्ट्री के पास आएगी, और मिनिस्ट्री को ये पता चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री में लेबर लॉज कंप्लाई हो रहे हैं और कहाँ पर लेबर लॉज कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, कहाँ पर हमें छापा मारना है, कहाँ लेबर इंस्पेक्टर को भेजना है, छापा मारना है, ये पता चलेगा लेबर ऑडिट के दम पर। नंबर 1। नंबर 2, आज से सेकंड फायदा हम लोगों का भी है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का क्या फायदा होगा, ऑडिट फीस मिलेगी। फैक्ट्रीज में जाएंगे, अब अगर एक कंपनी है उसकी 4 फैक्ट्रीज हैं, और पहले तो उन चारों फैक्ट्रीज में ट्रैवलिंग आने जाने का खर्चा भी कंपनी देगी, वहां पर जाकर रहना है फैक्ट्री में, सब कुछ चेक करना है, तो वो भी खर्चा कंपनी बियर करेगी। और मैं तो कहूँगा 5 स्टार होटल में भी वेल ऑडिट होगा, 5 स्टार होटल में जाकर ऑडिट करेंगे तो वहां पर जाकर रात भर रहना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब रूम में आएगा अपना, और वहां जाकर करो आप ऑडिट भी। 5 स्टार होटल का भी ऑडिट होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का भी ऑडिट होगा, लेकिन वहां जाकर ये नहीं कि हम चेहरे के ऊपर जी अपना ऑक्सीजन मास्क लगाकर हॉस्पिटल के मजे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली नॉट। हाँ, लेकिन हर जगह जाएंगे ना लेबर ऑडिट्स करने के लिए, तो वहां पर जाना आना जाना रहना खाना पीना वो खर्चा वो कंपनी बियर करेगी, प्लस ऊपर से ऑडिट फीस मिलेगी, दैट इज देयर। प्लस 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 आई से उस कंपनी को जिसको लेबर ऑडिट रिपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगी कि आपके यहाँ लेबर कंप्लायंसेस 100% हैं, आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज बहुत खुश हैं, उनकी सैलरी टाइम टाइम इंक्रीज हो रही है, बोनस बढ़िया से मिल रहा है, ग्रेचुटी अच्छे से मिल रही है, प्रोविडेंट फंड ESI सब बढ़िया चल रहा है, और कोई डिफॉल्ट नहीं है। जब कंपनी को बहुत बढ़िया रिपोर्ट मिलेगी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो वहां पर जॉब करने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी कि हमें इस कंपनी में जॉब करनी है, क्योंकि यहाँ पर लेबर लॉज पूरे कंप्लाई होते हैं। तो वहां पर वेल डिमांड होगी और लोग आएंगे कि हमें अच्छे से, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलती है, और ये कंपनी बहुत अच्छी पे मास्टर है और बहुत अच्छी वेलफेयर कंपनी है कि अपने एम्प्लॉइज का बहुत ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉइज वेलफेयर का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मार्केट में एक इमेज क्रिएट होगी कि ये कंपनी लेबर लॉज बहुत अच्छे से कंप्लाई करती है, और इस चक्कर में स्टॉक मार्केट में भी कंपनी के शेयर का रेट ऊपर बढ़ सकता है बढ़िया। अगर लेबर लॉज कंप्लाई नहीं हो रहे हैं और रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन हो रहा है, इस कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाइल्ड, अगर ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो उस कंपनी का प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिकना बंद हो जाएगा, फॉरेन इंपोर्टर्स उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, सेल्स टर्नओवर डाउन हो जाएगी। अगर ये निकल कर आता है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन काफी हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर का रेट भी गिरेगा, कंपनी की इमेज भी खराब होगी। तो कंपनी को अगर अपनी इमेज अच्छी करनी है तो कंपनी खुद ही अपना लेबर ऑडिट करवाएगी, और कंपनी कहेगी हमारे यहाँ लेबर लॉज पूरे कंप्लाई हो रहे हैं, 100% कंप्लायंस है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। और उससे क्या होगा, कंपनी की जब वो इमेज निकल कर आएगी तो वो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वो इमेज कंपनी को हेल्प करेगी। ये चीज हम समझाएंगे कंपनी के चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सबको समझाएंगे कि भाई तुम्हारे पास बहुत बढ़िया वाली लेबर रिपोर्ट आएगी ना, चमकती हुई लेबर रिपोर्ट, तो उसका फायदा तुम्हें इंटरनेशनल बिजनेस में भी मिलेगा और नेशनल बिजनेस में मिलेगा, स्टॉक मार्केट में भी मिलेगा। तो फायदा तीनों को है, मिनिस्ट्री को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, जो कंपनी अपना लेबर ऑडिट करवा रही है उसको भी फायदा है। मैंडेटरी होना चाहिए, मे बी कि कुछ क्राइटेरिया हो, लेबर ऑडिट कौन सी कंपनीज का होगा, कौन सी कंपनीज का नहीं होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स का क्राइटेरिया हो, कुछ टर्नओवर का क्राइटेरिया हो, सम क्राइटेरिया में बी लेड डाउन।
सबका तो शायद लेबर ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया जाए और लेबर ऑडिट को मैंडेटरी बनाना चाहिए। और आप इस वीडियो के साथ नीचे कमेंट्स में लिख देना कि आपके हिसाब से मैंडेटरी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा था यहाँ पर, ऑल इन ऑल। एंड आई टेल यू वन थिंग, मुझे मतलब मैं कहूँगा इसमें से मैं सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 19, 20, 21 चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं 21 चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ और बाकी चैप्टर्स आप खुद भी पढ़ सकते हो। सो समझ में आपको ये आ गया, और मेरी सपोर्ट जितनी हो सकती है, मैं कहूँगा 80% ऑफ दिस पेपर आई एम टीचिंग टू यू पीपल। बीच में 2-3 चैप्टर आपको दिखेंगे जो नहीं पढ़ा रहा, वो बताने के लिए बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई एम टीचिंग, मतलब ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देन आई से ILO, इसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। फिर फैक्ट्रीज एक्ट, ये भी पढ़ा रहा हूँ। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये भी पढ़ा रहा हूँ। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस, आई एम नॉट टीचिंग दिस वन, ये अपने आप पढ़ लीजिएगा आप। देन आई से माइनिंग भी अपने आप देख लीजिएगा। ये 2-3 जो स्पेसिफिक है ना, जर्नलिस्ट वगैरह का, ये अपने आप देख लीजिएगा। जर्नलिस्ट, ये 2-3 जो स्पेसिफिक हैं। वीकली हॉलीडेज 2 पेज का अपने आप देख सकते हैं आप। ये तो मतलब ये 3-4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मैं टच नहीं कर रहा। पॉश बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, बहुत डिटेल में, अच्छे से। चाइल्ड लेबर फुल डिटेल में करवा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फुल डिटेल में करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये भी बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, अच्छे से। देन आई से ट्रेड यूनियन एक्ट भी अच्छे से करवा रहा हूँ। देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 भी अच्छे से करवा रहा हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट भी अच्छे से करवा रहा हूँ। ये सारे मैं करवा ही रहा हूँ यार, सारे ही करवा रहा हूँ। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी पूरा अच्छे से डिटेल में करवा रहा हूँ। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 भी पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 भी करवा रहा हूँ पूरा डिटेल में। देन ESI एक्ट भी पूरा मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट भी पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, फुल डिटेल। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। सब करवा ही रहा हूँ यार। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड आप अपने आप करोगे, मतलब दिस इज वन चैप्टर यू विल डू बाय योरसेल्फ। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स रिटर्न्स, ये भी मैं करवा रहा हूँ। लेबर कोड्स, ये भी करवा रहा हूँ मैं। लेबर कोड्स के बारे में भी देयर आर 4-5 वीडियो लेक्चर्स। देन इंडस्ट्रियल, ये भी मैं करवा रहा हूँ। ऑडिट का चैप्टर भी, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो बीच में हैं 4-5 छोटे छोटे चैप्टर जो आप अपने आप करोगे। आई से उसके अलावा आपने देख लिया कि मोस्टली एक्ट्स में खुद करवा ही रहा हूँ आपको। एंड यू विल एंजॉय दैट। आई टेल यू वन थिंग, मज़ा आएगा आपको। और फिर से बोल रहा हूँ, पेपर क्रैक करना इज़ ईजी। सबसे आसान बात यह है कि पेपर क्रैक करना जो है ना, वो बहुत आसान है यहाँ पर। बस ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमें 65 चाहिए, 66, 68 चाहिए, 70 चाहिए, यहाँ तो हो जाएगा अचीव। बाकी चारों का तो कोई गारंटी कोई दे नहीं सकता, लेकिन इस पेपर की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको घुमा ही नहीं सकता। और इंस्टीट्यूट आपको घुमाएगा ही नहीं अगर आपको प्रोविजंस बढ़िया से आते हैं। ये सबसे आसान रहने वाला है आपके लिए फॉर पासिंग योर ग्रुप 2। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी पेपर्स आप पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, आर्बिट्रेशन भी पढ़ो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी पढ़ो, वो सब कुछ पढ़ो। मैं तो कहूँगा आप 4 क्यों, आप 5 पेपर पढ़ लो यार। अपनी नॉलेज के लिए आप बिल्कुल पढ़ो। आपको और कोई पेपर पढ़ने का मन कर रहा हो वो भी पढ़ो, मैं किसी पेपर के लिए मना नहीं कर रहा आपको। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। पास करना है ग्रुप, तो ये गुरु है ये पेपर सबका। सो इसके साथ ही मैं कहूँगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और फिर लाइन से फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक सब शुरू हो जाएगा लाइन के अंदर। थैंक यू सो मच। जय माता दी।